इस वीडियो में हम बी कम्प्लेक्स विटामिन का वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन पढ़ेंगे, यानी B9। B9 ये है फोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके सोर्सेज सबसे पहले देखते हैं, ये हैं इसके सोर्सेज। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, लीमा बीन्स और होल ग्रेन सीरियल्स यानी जो दालें होती हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, इनमें ये रिच सोर्सेज हैं, फोलिक एसिड के ये रिच सोर्सेज हैं। अब इसका मेटाबॉलिक रोल देखते हैं। फोलिक एसिड का मेटाबॉलिक रोल क्या है? इसका फर्स्ट रोल है, ये है फर्स्ट रोल इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म, यानी वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल CH3 ये काम करता है, हेल्प करता है डोनर, जो डोनर कंपाउंड है जो CH3 को किसी ग्रुप को डोनेट करते हैं, या कोई रेसिपिएंट जो CH3 को रिसीव करता है, उसमें ये रोल इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। टेट्राहाइड्रोफोलेट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। अब जो THF है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट THF, ये है एक्टिव फॉर्म फोलिक एसिड की, ये एक्टिव फॉर्म है और ये बहुत से रिएक्शन में रोल प्ले करता है। सबसे पहले फोलिक एसिड, यहां पर अब ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट कैसे बनता है, THF कैसे सिंथेसाइज होता है। अब सबसे पहले फोलिक एसिड, यहां पर एक एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये एक एंजाइम है, और यहां पर जब दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो ये बन जाता है, फोलिक एसिड बन जाता है DHF, यानी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड या डाइहाइड्रोफोलेट। फर्दर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है और दो H2 यानी दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट की ये सिंथेसिस के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो दो हैं, विटामिन C और विटामिन B12। यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, ये इसेंशियल हैं यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, यानी THF की सिंथेसिस के लिए ये दोनों जरूरी हैं, विटामिन C और विटामिन B12। विटामिन B9 की अब ये एक इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। फोलिक एसिड ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसे प्रिवेंट करता है, और लैक्टेशन में भी यहाँ पर RBC फॉर्मेशन और मिल्क प्रोडक्शन, उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शन देखते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के THF के क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, यहाँ पर ये रिसीव करता है वन कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर। डोनर कौन से हो सकते हैं जो एक कार्बन फ्रेगमेंट दें टेट्राहाइड्रोफोलेट को? तो ये डोनर हैं सीरीन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन। ये इसको वन कार्बन फ्रेगमेंट देते हैं, यानी वन कार्बन फ्रेगमेंट फॉर एग्जांपल CH2 या CH3 कंपाउंड इसको देते हैं। फिर ये ट्रांसफर करता है इंटरमीडिएट्स को, कुछ रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स हैं उनको ट्रांसफर करता है, तो वो आगे सिंथेसिस होती है यहाँ पर अमीनो एसिड्स की और प्यूरिन्स की और पायरिमिडीन्स की। जब इनकी सिंथेसिस हो जाती है तो नेक्स्ट सिंथेसाइज होता है DNA। फर्दर आगे DNA जब बन जाता है तो फिर यहाँ पर सेल डिवीजन होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेल डिवीजन में काम करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट सेल डिवीजन में इस तरह ये अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये डोनर से सीरीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन से वन कार्बन फ्रेगमेंट रिसीव करता है, फिर ये नेक्स्ट ट्रांसफर करता है इनको इंटरमीडिएट्स में, फिर ये सिंथेसाइज होती है अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की, फिर यहाँ पर नेक्स्ट DNA बनता है, DNA से आगे सेल डिवीजन होती है। फिर वो ये फंक्शन है THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट इसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेसेस, ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, और ये थाइमिडीन साथ स्पेशली थाइमिडीन की सिंथेसिस के लिए, और ये नाइट्रोजिनस बेसेस जरूरी हैं फॉर DNA सिंथेसिस, और नेक्स्ट DNA सिंथेसिस से आगे सेल डिवीजन। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट THF भी रिक्वायर होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC की मैच्योरेशन के लिए भी जरूरी है। अब THF की अब्सेंस से क्या हो सकता है? अब ये तीन विटामिन हैं, फोलिक एसिड, विटामिन C और विटामिन B12, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन दोनों को।
तो इन तीनों की अब्सेंस से जो कंडीशन होती है वो है मैक्रोसाइटोसिस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये हम आगे पढ़ेंगे। मैक्रोसाइटोसिस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इन तीनों विटामिन की डेफिशिएंसी से। अब प्रेग्नेंट वुमेन और अल्कोहलिक में कॉमन डेफिशिएंसी है ये विटामिन B9 की, जो कॉमन डेफिशिएंसी है प्रेग्नेंट वुमेन और अल्कोहलिक में हो जाती है। B9 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कौन से काजेज हैं और फिर कौन सी परमानेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। अब B9 की डेफिशिएंसी से डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, अब ये है GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT से B9 यानी फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू पैथोलॉजी इन स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यू टू अल्कोहलिज्म या वो ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो इनहिबिट करती हैं एंजाइम को, जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है जो रिक्वायर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट की एंजाइम की इसकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको इनहिबिट करने वाला एक एंजाइम है और वो एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। अगर ये ड्रग ली जाए तो यहाँ पर भी B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है या इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड्स। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, सेल फॉर्मेशन इम्पेयर्ड एट ऑल लेवल्स, यानी जो सेल की डिवीजन होगी वो नहीं हो सकेगी, नो सेल डिवीजन। तो यह क्या होगा, ग्रोथ फेलियर होगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगी टू द न्यूबॉर्न। अब जो कंडीशन होती है फोलिक एसिड, इसकी और सिग्निफिकेंस भी है कि DNA सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स के लिए है। इसके साथ इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं। इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स ये है कि ये प्रिवेंशन करता है कैंसर की, और कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस जो कैंसर कॉज कर सकती हैं या कोई फर्दर डिजीजेस कर सकते हैं तो उनके लिए भी, उनकी प्रिवेंशन के लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिनमें B9 की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन हो सकते हैं, जो डिसऑर्डर हो सकते हैं। मेजर डिसऑर्डर में फर्स्ट डिसऑर्डर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B9 यानी फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी का प्राइमरी रिजल्ट है वो यही है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं। नाइट्रोजनस बेसेस जब इनकी सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर DNA नहीं बनेगा तो फिर RBCs में DNA की डिवीजन नहीं होगी, फर्दर सेल डिवीजन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक का मतलब है जो RBCs का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है इंट्रामस्कुलर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, यानी इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन दिए जाएंगे, इंजेक्ट किए जाएंगे IM इंजेक्शन फोलिक एसिड सप्लीमेंट के। तो अब एक नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर B9 यानी फोलिक एसिड की इनटेक अगर 1 मिलीग्राम पर डे से एक्सीड कर जाए तो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लिकेशन काज करेगी। तो इसकी जो 1 मिलीग्राम पर डे इनटेक है ये एक्सीड ना करे टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटिंग डायग्नोसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो यहाँ पर उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकेगी अगर इसकी इनटेक 1 मिलीग्राम पर डे से एक्सीड कर जाए। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है। लास्ट कंडीशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फर्दर हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। अर्ली फिटल न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट जो होती है, यानी अर्ली फिटस की जो न्यूरल ट्यूब है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाती है, तो इसकी जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट, वो डिपेंड करती है B9 यानी फोलिक एसिड पर। इसलिए वो तमाम यानी वो प्रेग्नेंट फीमेल बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर और 2 और 3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी
ये उनको जो रिकमेंडेड किया जाता है फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 2-3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड हम रिकमेंड करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पाइना बिफिदा और अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं फोलिक एसिड। अब ये था फोलिक एसिड, विटामिन B9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन।